Welcome to Matri Academy. Let's begin the question answer of plant physiology. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मातरी एकेडमी। ऐसे कि आपका बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि मैम प्लांट फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म पर भी कुछ क्वेश्चन पेपर लेकर आए, तो आप ही के डिमांड पे मैंने अपनी तरफ से मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई हूँ और आशा करती हूँ कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में ये बहुत ही हेल्प करेंगे आपको। इस क्वेश्चंस को मैंने क्वेश्चन की तरफ ना देके बाकी इनके चारों ऑप्शंस को भी एलोबरेट किया है ताकि आप कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। हो सकता है ये इस पेपर में इससे क्वेश्चन पूछा गया हो तो नेक्स्ट पेपर में उसके ऑप्शन से क्वेश्चन पूछा जा सके, इसीलिए हर क्वेश्चन को मैंने अच्छे से एलोबरेट करने का प्रयास किया है। सो लेट्स बिगिन द क्वेश्चन आंसर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज the opening and closing of guard cell is favored by. Let's explain something else, that the opening and closing of stomata regulated by guard cells is primarily favored by the influx and efflux of potassium ions. Okay, the movement of potassium ion leads to change in the turgor pressure within the guard cells. इसके मूवमेंट से जो है वो टर्गर प्रेशर चेंज होता है, causing them to swell. Swell means the opening stomata or shrink, that is the closing stomata. जब हम बात करते हैं कि स्टोमेटा स्वेलिंग का, तो स्वेल का मतलब होता है कि आपका स्टोमेटा ओपन है, और जब हम बोलते हैं कि स्टोमेटा श्रिंक हो गया तो इसका मतलब स्टोमेटा क्लोज्ड है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि द मूवमेंट ऑफ पोटेशियम आयन लीड्स टू चेंज इन द टर्गर प्रेशर विद इन द गार्ड सेल्स काउजिंग देम टू स्वेल और श्रिंक। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द मूवमेंट ऑफ पोटेशियम आयन लीड्स टू चेंज इन विच प्रेशर, तो द आंसर इज टर्गर प्रेशर। मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मोस्टली अकर्स थ्रू, आपके ऑप्शन है ट्रैकिया, सीव ट्यूब और सीव सेल्स। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सच एज, आपका है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में जैसे शुगर, प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्राइमरली अकर थ्रू द फ्लोएम टिश्यू इन द सेल्स। इन सब का मूवमेंट जो होता है वो फ्लोएम टिश्यू के थ्रू होता है, विद इन द फ्लोएम, एंड विद इन द फ्लोएम द मेन कंडक्टिंग सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रांसपोर्ट आर द सीव ट्यूब। तो यहाँ पे आंसर है हमारा थर्ड वन, सीव ट्यूब। तो अगर आपसे पूछा जाए ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अकर्स थ्रू, अगर फ्लोएम टिश्यू ऑप्शन है तो ये होगा, और अगर हम मोर एलोबरेट करके इसका आंसर देखेंगे तो फ्लोएम टिश्यू में ही, विद इन फ्लोएम टिश्यू द कंडक्टिंग सेल्स आर सीव ट्यूब। नेक्स्ट, द माइकोराइजल फंजाई हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन आयन, सोडियम आयन, नाइट्रेट और एनी मिनरल आयन। देन पहले समझते हैं द माइकोराइजल फंजाई फॉर्म अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद प्लांट रूट्स। ये जो माइकोराइजल फंजाई है वो बनाता है आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद प्लांट रूट्स। एक्सटेंडिंग द रूट सिस्टम reach and enhancing the absorption of various nutrients from the soil, while they can aid in the absorption of specific ions like hydrogen, sodium and nitrate. Their primary role is in facilitating the uptake of a broad range of mineral ions, okay, that might be less accessible to plant. So therefore the answer is any mineral ions. आपने समझा कि as in symbiotic relationship in plant roots, they can absorb hydrogen, sodium, nitrate, all these ions, but their primary role is the facilitating the uptake of mineral ions
विच इज़ बहुत लेस एसेसिबल होता है प्लांट्स के लिए। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा है मिनरल आयंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रो एलिमेंट फॉर प्लांट्स एंड द ऑप्शंस आर सोडियम, पोटाशियम, फेरस एंड मैग्नीशियम। तो हम समझते हैं व्हाट आर द मैक्रो एलिमेंट्स। द मैक्रो एलिमेंट्स आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स required by plants in relatively large quantities. और हमारे मैक्रो एलिमेंट्स में क्या क्या आते हैं? आता है हमारा नाइट्रोजन, पोटाशियम, मैग्नीशियम, ये तीनों हमारे जो हैं सोडियम, पोटाशियम और मैग्नीशियम, ये हमारे मैक्रो एलिमेंट्स। So the correct answer is ferrous, iron. Iron, while crucial for plant growth, is considered a micro element because it is required in much smaller amounts. तो आपसे अगर पूछा जाएगा तो आप याद रखिए कि मैक्रो एलिमेंट्स लार्ज क्वांटिटीज़ में हमें यूज़ में आते हैं, जिसमें हमारा है ऑप्शन सोडियम भी है, नाइट्रोजन, पोटाशियम और मैग्नीशियम। और फेरस क्या है हमारा? वो माइक्रो एलिमेंट्स है। द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट बट मैक्रो न्यूट्रिएंट फॉर बैक्टीरिया। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि द मैक्रो एलिमेंट्स आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स विच रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन रिलेटिवली लार्ज क्वांटिटीज, बट माइक्रो एलिमेंट्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। ओके, एंड आपका जो ऑप्शंस है वो है मैग्नीशियम, कॉपर, फेरस एंड मैग्नीज। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज कॉपर। कॉपर इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट बाय प्लांट्स फॉर वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए यूज होता है। वाइल इट इज कंसिडर्ड अ मैक्रो एलिमेंट फॉर बैक्टीरिया। लेकिन यही कॉपर अगर हम बैक्टीरियल के बाद में हम बात करेंगे, बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म के बाद में बात करेंगे, तो वहाँ पर ये एक एज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट कंसीडर किया जाता है। मीन्स दे रिक्वायर इट इन लार्ज क्वांटिटी फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरिया। ओके, तो यहाँ पर कॉपर कंसीडर्ड एज अ मैक्रो एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम नाइट्रोजन इन अ लिविंग सेल रिमेन्स ट्रैप्ड विद इन मेम्ब्रेन प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। The correct option is nucleic acid. As you know, the nucleic acid, particularly DNA and RNA, contains nitrogenous bases. आप जानते हैं कि DNA और RNA दोनों में क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं, एंड दे आर द प्राइमरी स्टोरेज फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन विद इन लिविंग सेल्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है न्यूक्लिक एसिड। इन LDP द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज एक्युमुलेटेड: ग्लूटामिन, एस्पेरेजिन, ग्लूटामेट और एस्पर्टेट। ओके, तो हम पहले देखते हैं कि व्हाट इज LDP। LDP मीन्स लाइसिन्यूरिक प्रोटीन इंटॉलरेंस। ठीक है, इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है अफेक्टिंग अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट, जिसमें कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अमीनो एसिड्स जो है वो अफेक्टेड होता है। In LDP, there is an impaired transport of dibasic amino acid. हमारा लाइसिनिक प्रोटीन इंटॉलरेंस में डाइबेसिक अमीनो एसिड के ट्रांसपोर्टेशन में इम्पेयर्ड होता है। डाइबेसिक
अमीनो एसिड। और डाई बेसिक अमीनो एसिड्स में कौन कौन से आते हैं, जैसे आपका हो गया लाइसिन, आर्जिनिन, आप नोट डाउन कर लें, एंड ऑर्निथिन, क्योंकि कभी इससे सिमिलर क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। These amino acids in LDP are accumulated in the intestine and kidneys. This lead to their malabsorption and increased excretion, resulting in a deficiency of these amino acids in the body. अब ये हमारे इंटेस्टाइन और किडनी में जो एक्यूमुलेटेड होते हैं और इनका जो है वो एक्सक्रीशन के थ्रू जो है वो बॉडी से बहुत यूज आउट होता है, जिसके कारण इनकी जो है वो बॉडी में डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, एज अ कंपनसेटरी मैकेनिज्म टू मेंटेन नाइट्रोजन बैलेंस एंड प्रोवाइड अल्टरनेटिव फ्यूल सोर्स, द बॉडी में इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ अदर अमीनो एसिड्स। अब इनकी डेफिशिएंसी को कम करने के लिए हमारा बॉडी जो है वो दूसरे अमीनो एसिड्स को लार्ज क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, सच एज ग्लूटामेन, ओके, विच प्ले ए क्रूशियल रोल इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। आपको समझ में आया? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ग्लूटामीन। इसमें आप बहुत तरह के क्वेश्चंस फ्यूचर भी एग्जाम में बन सकते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एलडीपी? तो लाइसिनेरिक प्रोटीन इंटॉलरेंस। इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर। इसमें किसका एक्युमुलेशन होता है? डाई बेसिक अमीनो एसिड्स का। उसके एग्जाम्पल में कभी आपको लाइसिन से, कभी आर्जिनिन से, कभी ऑर्निथिन से क्वेश्चन आ सकता है। और ये क्वेश्चन तो है ही कि किस अमीनो एसिड्स का एक्युमुलेशन हो जाता है, तो दैट इज़ ग्लूटामीन। और इनका एक्युमुलेशन बॉडी के किस पार्ट में होता है? तो इंटेस्टाइन एंड किडनीज। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? देन CDK4, आपका जो ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 4 इज एसोसिएटेड विथ टाइप ऑफ साइक्लिन। ठीक है, तो CDK का फुल फॉर्म हम देखें तो क्या होता है? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 4। ठीक है, इसका ऑप्शन है DEAB। तो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 4 फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद D टाइप ऑफ साइक्लिन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? D टाइप ऑफ साइक्लिन। दिस कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको क्या बोलते हैं? CDK4/6 साइक्लिन D। तो आपसे आगे इसके बारे में, इस कॉम्प्लेक्स का नाम भी पूछा जा सकता है कि विच कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड विथ साइक्लिन D। This complex play a crucial role in the G1 phase of the cell cycle. G1 phase of the cell cycle. ये भी क्वेश्चन बन सकता है। By phosphorylating the retinoblastoma protein, which leads to the release of E2F transcription factor and promote entry into S phase. So these are all the functions of CDK4 complex. Okay? आपको समझ में आया कि जो CDK4/6 साइक्लिन D कॉम्प्लेक्स है, इट इज़ प्ले अ क्रूशियल इन द सेल साइकिल। कैसे? कि बाय फॉस्फोराइलेटिंग द, आप नोट कर सकते हैं, बाय फॉस्फोराइलेटिंग द रेटिनाब्लास्टोमा प्रोटीन। ठीक है, which leads to the release of E2F factor, E2F transcription factor and promote entry into the S phase। तो आपके सिर्फ ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 4 कॉम्प्लेक्स से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स का नाम भर सकता है। ये कॉम्प्लेक्स आपके किस फेज में क्रूशियल रोल प्ले करते हो? तो G1 फेज में। और क्या फंक्शन है? तो ये रेटिनाब्लास्टोमा प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करते हैं, जिसकी वजह से E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो रिलीज होता है और जो सेल्स होता है वो S फेज में एंटर करता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। समझ में आ गया आप लोग को? आप इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस नोट कर लीजिए ताकि आपको अपकमिंग एग्जाम्स में जो है वो पढ़ना तो एक ही पढ़े, लेकिन हमें आ जाए 3-4 क्वेश्चंस लमसम। ओके,
द फॉलोइंग अमीनो एसिड डज नॉट कंटेन सल्फर, ठीक है, सिस्टीन, सिस्टीन, अलानिन एंड मिथ्योनिन। हम इस सबको एक्सप्लेन करके चलते हैं। द फॉलोइंग अमीनो एसिड डज नॉट कंटेन सल्फर, द करेक्ट ऑप्शन इज एलानिन, ठीक है। अब हम सिस्टीन को देखते हैं। इसमें सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होता है थायोल ग्रुप, SH ग्रुप, आप लिख सकते हैं SH ग्रुप मीन्स थायोल ग्रुप, क्योंकि क्वेश्चन कभी घुमा फिरा के भी आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए मेरा उद्देश्य है कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन से मैं 4 क्वेश्चंस और क्रिएट करूं आपके लिए, ताकि आपको बहुत हेल्प मिल सके अपने एग्जाम्स में। आगे हम बढ़ते हैं सिस्टीन की तरफ, ठीक है। दिस सिस्टीन इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 सिस्टीन मॉलिक्यूल्स। ये जो है वो 2 सिस्टीन मॉलिक्यूल के बॉन्डिंग से बना होता है, ठीक है, लिंक्ड बाय अ डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। देयरफॉर दिस इज ऑल्सो कंटेन सल्फर। देन हम मिथियोनिन को करते हैं। द मिथियोनिन कंटेन अ थायो ईथर ग्रुप, ठीक है, थायो ईथर ग्रुप। और अगर हम एलानिन का बात करें तो एलानिन में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है? इट इज़ अ नॉन पोलर अमीनो एसिड, नॉन पोलर अमीनो एसिड्स एंड इट्स साइड चेन कंटेनिंग, जैसा आपको याद है, मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, ठीक है। अब ये इस एक क्वेश्चन से आप पे 4 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि इसमें कौन कौन से ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग एलिमेंट इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। द ऑप्शंस आर कैल्शियम, मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम एंड फेरस, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम इज क्रूशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस because it is a cofactor for many enzymes involved in protein synthesis, ठीक है। ये एक्ट एज अ कोफैक्टर एक्ट करता है बहुत सारे एंजाइम्स के, जो कि हेल्प करते हैं आपको प्रोटीन सिंथेसिस में। Which of the following हार्मोन कैन रिप्लेस वर्नलाइजेशन? आपके ऑप्शन है ऑक्सिन, इथिलीन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज vernalization. Vernalization is induction of a plant flowering process by exposure to prolonged cold. Prolonged cold, ठीक है। जिब्रेलिन्स, आपका करेक्ट ऑप्शन है जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स आर प्लांट हार्मोन्स दैट प्ले अ क्रूशियल रोल इन वेरियस डेवलपमेंट प्रोसेस इंक्लूडिंग stem elongation, seed germination, and flowering. In many plants, the application of gibberellins can bypass the cold treatment, bypass the cold requirement for flowering, effectively replacing vernalization. अगर हम बहुत प्लांट्स में जो है अगर वो जिब्रेलिन्स का यूज़ करें तो ये क्या करता है, जो हमारा फ्लावरिंग जो कोल्ड रिक्वायरमेंट है फॉर फ्लावरिंग उसको बाईपास कर देता है। दैट्स वाई इफेक्टिवली रिप्लेसिंग द प्रोसेस ऑफ वर्नलाइजेशन, ठीक है। आपको समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज कॉल्ड स्प्रिंगिजेशन और स्प्रिंगिफिकेशन, ठीक है। अब हम समझते हैं स्प्रिंगिफिकेशन, दिस प्रोसेस ऑल्सो रेफर्ड एज वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन का ही ये सेकंड नाम है आपका, ठीक है। दिस कोल्ड ट्रीटमेंट इज essential for many temperate, this cold treatment is essential for many temperate zone plants
ठीक है, टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल एंड मिमिकिंग द कंडीशन ऑफ स्प्रिंग इन विंटर। ठीक है, तो ये टेम्परेट जोन प्लांट्स के लिए वेरी एसेंशियल है, टेम्परेट जोन प्लांट्स के लिए। ठीक है, जहाँ पे ये मिमिक करता है सिचुएशन को, उसकी नकल करता है विंटर या स्प्रिंग की सिचुएशन को, ताकि प्लांट्स को अपने लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए हेल्प मिल सके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वर्नलाइजेशन। आप ये टर्म्स याद रखिएगा। द प्रैक्टिस ऑफ सब्जेक्टिंग सीड्स टू लो टेम्परेचर फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन ऑर्डर टू काउज growth and flowering during summer season is called. The options are wintering, vernalization, devernalization and thermolysis, and the correct option is vernalization. As you know, the chilling treatment to promote flowering is known as vernalization. Okay, the chilling treatment to promote flowering is called vernalization. Next question, vernalization is done at, आप जानते हैं वर्नलाइजेशन क्या किस में होता है, लो टेम्परेचर लो लाइट इंटेंसिटी, हाई टेम्परेचर हाई लाइट इंटेंसिटी, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज लो टेम्परेचर। आप जानते हैं ये चिलिंग ट्रीटमेंट है तो लो टेम्परेचर पे ही होता है। नेक्स्ट, द लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दैट रिड्यूस द पीरियड बिटवीन सोइंग एंड एम्पल फ्लावरिंग इज कॉल्ड, एम्पल फ्लावरिंग इज कॉल्ड। ओके, chemotaxis, vernalization, freezing injury, none of the above, and the correct option, as you know always, that is the vernalization. देखिए क्वेश्चन घुमा फिरा के आ रहा है, लेकिन जहाँ भी चिलिंग ट्रीटमेंट, लो टेम्परेचर, कोल्ड ट्रीटमेंट का बात आता है तो वहाँ नन अनदर देन वन ही ऑप्शन है, दैट इज वर्नलाइजेशन। Vernalization reduce which phase in plants? Growth phase, vegetative phase, differential phase or flowering phase? And the correct option is vegetative phase. What is vegetative phase? This is the period of growth and development of vegetative organs like root, stem, leaf. ठीक है, before the plant start flowering, okay. समझ में आ गया। वर्नलाइजेशन इफेक्ट क्या होता है? बाई एक्सपोजिंग प्लांट्स टू कोल्ड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव फेज, it signals the plant that winter has passed and it's time to prepare for reproduction. These shortening the time spent in vegetative growth and promoting an earlier transition to the flowering phase. इसको हम क्या बोलते हैं? वर्नलाइजेशन इफेक्ट। ये भी आप समझ ले थोड़ा सा ताकि आपको और इजी हो जाए। वर्नलाइजेशन इफेक्ट क्या है कि जब हम प्लांट के वेजिटेटिव फेज को कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं तो वो प्लांट को क्या सिग्नल देता है कि अब विंटर चला गया, अब इट्स टाइम टू प्रिपेयर फॉर रिप्रोडक्शन। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा शॉर्टनिंग ऑफ द वेजिटेटिव ग्रोथ होता है और प्लांट में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, द टर्म वर्नलाइजेशन वॉज क्वाइंड बाई लाइसेंको। लाइसेंको कौन थे? एक सोवियत एग्रोनॉमिस्ट थे। फ्लावरिंग डिपेंडेंट ऑन कोल्ड ट्रीटमेंट इज वर्नलाइजेशन। देख रहे हैं आप,
क्वेश्चंस घुमा फिरा के आ रहे हैं, लेकिन आंसर इसका जो है, जहाँ भी कोल्ड ट्रीटमेंट, लो टेम्परेचर, ये सब आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हम आपका वर्नलाइजेशन। Treatment of seeds at low temperature under moist condition to break its dormancy is called stratification, saccharification, vernalization or chelation. And the correct option is stratification. अब इसको हम समझें, stratification क्या है? It is a process where seeds are subjected to a period of cold and moist condition. ठीक है, इसमें हम किसी भी सीड्स को क्या करते हैं, सीड्स आर सब्जेक्टेड टू कोल्ड एंड मॉइस्ट कंडीशन, कोल्ड एंड मॉइस्ट कंडीशन टू ब्रेक डॉर्मेंसी एंड प्रमोट जर्मिनेशन। ठीक है, समझ में आ गया व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग बाय लो टेम्परेचर इन प्लांट इज कॉल्ड वर्नलाइजेशन। फ्रॉम ग्लूकोज बाय हेक्सोकाइनोज, दिस इज द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज प्रोड्यूस्ड। The correct option is first. As you know, the hexokinase enzyme catalyze the phosphorylation of glucose. ये क्या करता है? Phosphorylation of glucose and converting into glucose से glucose 6 phosphate and traps glucose within the cell. So the correct option is glucose 6 phosphate is produced. By phosphoglucoisomerase from glucose 6 phosphate. Okay, so by phosphoglucoisomerase from glucose 6 phosphate, the fructose 6 phosphate is produced. The correct option is second. अब हम समझते हैं कि ये जो है हमारा फॉस्फोग्लूकोआइसोमरेज इज ऑल्सो नोन एज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमरेज। ओके, इट इज एन एंजाइम दैट कैटलाइज द इंटरकन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, ये आइसोमर्स हैं, तो दोनों के कन्वर्जन में ये हेल्प करता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट पे। और ये जो है वो हमारा क्या है, द सेकेंड स्टेप इन ग्लाइकोलिसिस। ये हमारा कौन सा स्टेप है, सेकेंड स्टेप इन ग्लाइकोलिसिस। Phosphofructokinase produced. The phosphofructokinase is a key enzyme in glycolysis that can catalyze the phosphorylation of fructose 6 phosphate से हमारा क्या बनता है, फ्रुक्टोज 1,6 bisphosphate by using ATP. So the phosphofructokinase produce, the correct option is fructose 1,6 biphosphate. Triose phosphate isomerase produce. The triose phosphate isomerase catalyze the interconversion of dihydroxyacetone phosphate to glyceraldehyde 3 phosphate. Okay, during glycolysis
and gluconeogenesis. So the correct option is the triphosphate isomerase produces glyceraldehyde 3-phosphate. The glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase produce, the correct option is 1,3-biphosphoglycerate. The glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenate is a key enzyme in glycolysis. It catalyzes the sixth step of glycolysis. Where glyceraldehyde 3-phosphate is oxidized and phosphorylated to form 1,3-biphosphoglycerate. The phosphoglycerate kinase produce. The phosphoglycerate kinase produce 3-phosphoglycerate. The third one. It catalyzes the seventh step of glycolysis. अगर आप चाहेंगे और आपको इंटरेस्ट होगा और आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा, तो मैं आपके लिए एक नया सा ग्लाइकोलिसिस के जो है वो एक नया वीडियो ही लेके आएंगे. इसमें आपको फुल प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, व्हाट इज़ द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन एंड उसमें कितने एटीपी कंज्यूम हो रहे हैं, व्हाट आर द प्रोसेस, वेयर द प्रोसेस आर गोइंग, अब मैं सारा आपके लिए वीडियो बना के लेके आऊँगी. सो प्लीज़ कमेंट अगर आपको ग्लाइकोलिसिस के बारे में और पढ़ना होगा तो. दिस इज़ द सेवंथ स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस. ओके, where the phosphate group from 1,3-biphosphoglycerate is transferred to ADP. इसमें जो हमारा जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट से ट्रांसफ़र हो जाता है ATP पे एंड हमारा फॉर्म होता है ATP एंड 3-फॉस्फोग्लिसरेट. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? 3-फॉस्फोग्लिसरेट. और इसके साथ साथ हमारा एक ATP का भी जनरेशन हो रहा है. द फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेस प्रोड्यूसेस. ठीक है, तो द फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेस प्रोड्यूस 2-फॉस्फोग्लिसरेट. द सेकेंड वन, द फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस कैटलाइज द ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम द थर्ड पोजीशन टू द सेकेंड पोजीशन ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट. ओके, कहाँ से आपका होता है ये आप नोट डाउन कर लें. ट्रांसफर ऑफ phosphate group from third to second position of phosphoglycerate. ठीक है, and converts 3-phosphoglycerate into 2-phosphoglycerate. ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा, तो आंसर इज 2-phosphoglycerate. इनोलेज प्रोड्यूसेस. इनोलेज कैटलाइज द डिहाइड्रेशन ऑफ. इनोलेज क्या करता है? डिहाइड्रेशन ऑफ 2-phosphoglycerate to form phosphoenol pyruvate. This reaction removes a molecule of water and form of high energy phosphate bond. So the correct option is phosphoenol pyruvate, PEP. Pyruvate kinase produces. This is the final steps of glycolysis.
which is the transfer of phosphate group from phosphoenol pyruvate to ADP and producing ATP plus pyruvate. Then the correct option is first one, pyruvate. Okay, I hope you all understand these. Glycolysis is regulated by. Glycolysis is a metabolic pathway. आपसे पूछ सकता है एनाबॉलिज्म पाथवे, एनाबॉलिक पाथवे और मेटाबॉलिक पाथवे. तो ग्लाइकोलिसिस इज अ मेटाबॉलिक पाथवे. इट्स रेगुलेशन इन्वॉल्व्स glucose uptake. The rate at which glucose enters the cell directly influences the availability and substrate for glycolysis. Then the second one is phosphofructose kinase 1. This enzyme is a key regulatory point in glycolysis and controlling its speed. The third one is the allosteric regulation. The phosphofructokinase 1 enzyme in glycolysis subject to allosteric regulation, where molecules bind to site other than the active sites to either activate or inhibit enzyme activity, thereby regulating the pathway. So the correct option is all of the above. These all 3 points are the regulatory points for glycolysis. Transpiration topic will include to understand transpiration and its type, correct, to understand the significance of transpiration, correct, to study the factor affecting the transpiration, correct. So the correct option is all of the above. Root pressure, the correct option, it is the transverse osmotic pressure within the cell. अब इसको थोड़ा समझते हैं कि the root pressure is the positive pressure. The root pressure is the positive pressure that developed in the xylem sap. In the root system, okay, due to active absorption of water by the root cells. ठीक है, ये कैसे आपको वो होता है, ये पॉजिटिव प्रेशर है. जब रूट्स जो वाटर एब्जॉर्ब करती है तो ये प्रेशर आपको डेवलप होता है. इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर विद इन द सेल्स ऑफ द रूट लीडिंग टू वाटर बीइंग पुश्ड अप बाय द xylem. ओके, दैट्स व्हाई इट इज़ द ट्रांसवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर विद इन द सेल. अगर आपको रूट प्रेशर पूछा जाएगा तो इट इज़ अ पॉजिटिव प्रेशर. और कहाँ डेवलप होता है? It is developed on the xylem cells by the active absorption of water by the root cells. For plants, macronutrients are carbon, hydrogen, oxygen. All of the above are the macronutrients which are required in large quantities by the plant. For plant, the macronutrients are all of the above: chlorine, iron, boron. These are the micronutrients. These required in less quantities in plants. Guttation. What is guttation? Guttation is a process in plants where water is released from the tips of leaves. कहाँ से होता है? Guttation is a process in plants where water is released from tip of leaves, especially in morning and evening.
when transcription is low. when ट्रांसपिरेशन आपका जब लो होता है तब. and soil moisture is high. This water contains dissolved minerals and sugar forming xylem sap. तो ये जो वाटर जो गटेशन इज अ प्रोसेस है जहाँ से कि वाटर रिलीज हो रहा है आपके टिप ऑफ लीव से. अब दिस वाटर कंटेंट्स अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या बताइएगा कि दिस वाटर कंटेन्स मिनरल्स एंड शुगर जो कि फॉर्म करता है फॉर्म xylem sap. So the guttation is the exudation of drops of xylem sap. समझ में आ गया what is the process? This is the process in plants where water is released from tip of leaves in morning and evening when transcription is low and soil moisture is high, and this water contains minerals sugar formed xylem sap. CAM. What is the full form of CAM? That is the crassulacean acid metabolism. The first one, it is a type of photosynthesis that allows plant in arid environments. ठीक है, arid environments to conserve water, by opening their stomata at night to absorb carbon dioxide and close them during the day to reduce water loss. Photosynthetes are. What are the photosyntheses? The photosyntheses are the soluble organic compounds. ठीक है, photosynthetes are the product of photosynthesis which are primary soluble organic compounds like, इसमें क्या आ जाएगा आपका, लाइक्स ग्लूकोज एंड अदर कार्बोहाइड्रेट्स. यूज्ड बाय द प्लांट्स फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ. Hatch and slack pathway. The Hatch and slack pathways is also called C4 pathway. The Hatch and slack pathway is a carbon fixation pathway that is efficiently fix carbon dioxide in plants, especially in hot and dry climates. ठीक है. Chemoosmotic mechanism is related to. The chemoosmotic mechanism is related to. The correct option is ETC, electron transport chain. The chemoosmotic mechanism is also known as chemoosmosis. It is the process by which ATP is generated in the electron transport chain. It involves the movement of ion. It involves the movement of ions, specifically protons. ठीक है, across a selectively permeable membrane. Across selectively permeable membrane down their electrochemical gradient. Down their electrochemical gradients to power the synthesis of ATP to power the synthesis of ATP by enzyme ATP synthase. ठीक है.
दिस प्रोसेस इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। ये प्रोसेस हमारा किसका पार्ट है? सेलुलर रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये समझ में आ गया कि कौन से एंजाइम्स हैं एटीपी सिंथेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म इन प्लांट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रेट अमोनिया एसोमिलेशन, रोल ऑफ माइक्रोब्स इन एनपीके यूटिलाइजेशन एंड ऑल ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज all of the above. Let's explain. The nitrogen metabolism in plants encompasses several crucial processes including nitrogen fixation. In nitrogen fixation, there is the conversion of atmospheric nitrogen into ammonia by certain microorganisms which can then be utilized by plants. Then nitrate and ammonia assimilation. Plant absorb nitrogen primarily in the form of nitrate and ammonium, ठीक है, from the soil. These forms then assimilated into organic compound like amino acids and protein. प्राइमरली ये रूट से किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं? नाइट्रेट एंड अमोनिया के फॉर्म में। देन रोल ऑफ माइक्रोब्स इन एनपीके यूटिलाइजेशन. माइक्रोब्स प्ले अ वाइटल रोल इन मेकिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम अवेलेबल टू प्लांट्स इन यूजेबल फॉर्म्स. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव. The catalytic triad of chymotrypsin contains serine, histidine, aspartate, all of the above. The correct option is all of the above. Let's discuss the catalytic triad of chymotrypsin, a serine protease. ये क्या है हमारा है? एक serine protease consists of 3 amino acids residue, 3 amino acid residues. कौन कौन से हमारा? सेरीन, हिस्टिडीन एंड एस्पार्टेट, ठीक है. These residues work together to facilitate the hydrolysis of peptide bonds. Complex enzyme is option are catalase, urease, both A B, none, and the option is third one, both A B. इसको हम समझते हैं. The complex enzymes are those that often require cofactors or composed of multiple subunits. ठीक है, कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स क्या होते हैं? जिनको रिक्वायर्ड होता है कोफैक्टर्स का एंड जो बने होते हैं मल्टीपल सब यूनिट से. ठीक है, the urease are example of complex enzymes and catalase both are example of complex enzymes because the catalase is a heme containing enzymes that break down hydrogen peroxide. ये हीम कंटेनिंग एंजाइम है और ये क्या करता है? ब्रेक डाउन हाइड्रोजन पेरोक्साइड. ठीक है, और जब यूरिएज जो है हमारा, इट इज़ अ निकल कंटेनिंग एंजाइम. दोनों को आप नोट कर लीजिए. निकल कंटेनिंग एंजाइम दैट हाइड्रोलाइजेज यूरिया. ठीक है, इससे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं. कॉम्प्लेक्स एंजाइम है, कैटालेज हीम कंटेनिंग है, यूरिएज निकल कंटेनिंग एंजाइम है. कैटालेज का है इट इज़ ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड यूरिएज का फंक्शन इट हाइड्रोलाइजेज यूरिया. homodimeric enzyme is
साइट्रेट सिंथेस, पायरुवेट काइनेज, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। अब हम समझते हैं व्हाट इज होमोडाइमेरिक एंजाइम। द होमोडाइमेरिक एंजाइम इज कंपोज्ड ऑफ टू identical protein subunits. तो द करेक्ट ऑप्शन इसमें है हमारा साइट्रेट सिंथेज। तो साइट्रेट सिंथेज इज अ होमोडाइमेरिक एंजाइम है, जबकि वाइल पायरुवेट काइनेज इज अ टेट्रामेरिक एंजाइम। साइट्रेट सिंथेसिस तो आपका होमोडाइमेरिक है, इसमें 2 आइडेंटिकल सब यूनिट्स है। लेकिन अगर कभी आपको पायरुवेट काइनेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो ये क्या है, एक टेट्रामेरिक एंजाइम है। टेट्रामेरिक एंजाइम का मतलब कंपोज्ड ऑफ 4 आइडेंटिकल सब यूनिट्स। आपको समझ में आ गया? Evidence of protein nature of enzyme includes identical physiochemical properties, amphoteric nature, denaturation by temperature and pH, and all of the above. And the correct option is all of the above. Enzymes क्या होते हैं? ये enzymes are primarily protein in nature. Identical physiochemical properties means enzyme exhibit properties characteristics of protein, such as specific molecular weight and solubility, molecular weight and solubility behavior. What is amphoteric nature? Amphoteric, like other proteins, enzyme possess both acidic and basic groups. इसमें acidic and basic दोनों group present होते हैं, ठीक है, allowing them to act as both acid and base depending on the pH. Then the denaturation by temperature and pH, कि enzymes lose their activity when subject to extreme temperature and pH, a process known as denaturation, which is a mark of protein structure disruption. ठीक है, तो इसलिए ये तीनों ही एविडेंस है प्रोटीन नेचर ऑफ एंजाइम के। एंजाइम्स प्राइमरली प्रोटीन ही होता है इन नेचर। Similarities of enzyme with inorganic catalyst include, the options are enzyme remains unchanged, very small amount is needed, cannot initiate the reaction that does not occur spontaneously, accelerate reversible reaction, or all of the above. And the correct option is all of the above. अब इसको हम समझते हैं कि enzymes remains unchanged, ठीक है, both enzyme and inorganic catalyst are not consumed in a reaction and can be reused. ठीक है, इनको दोनों को हम क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, और ये बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंट एंड रिएक्टेंट, बहुत स्मॉल अमाउंट नीडेड होता है। अगर हम सेकंड को इलेबोरेट करें, कैन नॉट इनिशिएट द रिएक्शन दैट डज नॉट अकर स्पॉन्टेनियसली, नीदर एंजाइम नॉर इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट कैन इनिशिएट अ रिएक्शन दैट इज़ थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल। अगर कोई भी आपको थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल रिएक्शन है तो ये उसको इनिशिएट नहीं करेगा। ओके, दे ओनली एक्सेलरेट रिएक्शन दैट इज ऑलरेडी पॉसिबल, जो कि थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होते हैं। देन द थर्ड वन, द एक्सेलरेट रिवर्सिबल रिएक्शन, बोथ एंजाइम एंड इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट कैन एक्सेलरेट द रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। Forward and backward reaction in a reversible process, helping the enzyme or helping the system to reach at equilibrium. Equilibrium very fast. ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा all of the above. Then the characteristics of enzymes include colloidal nature, chemical nature, catalytic nature of effectiveness, or all of the above. The correct option is all of the above. अब एक एक को समझते हैं। The colloidal nature, enzymes are large protein molecules that form colloidal solution with water. Colloidal solution with water
due to their size. Then second word, chemical nature. Enzymes are primarily proteinous in nature, although some RNA molecules also exhibit एंजाइमेटिक एक्टिविटी, जैसे कि राइबोजाइम के बारे में आप जानते हैं कि राइबोजाइम इज अ RNA विथ कैटालिटिक और एंजाइमेटिक एक्टिविटी. देन द कैटालिटिक नेचर ऑफ इफेक्टिवनेस. एंजाइम्स आर हाईली एफिशिएंट बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है ये एक. एंजाइम्स आर biological catalyst that significantly increase the rate of biochemical reactions without being consumed in the process. So the options are all of the above. Catalytic nature of enzyme effectiveness includes. The options are virtual absence of any side product, catalyze the in vivo reactions, catalyst function as lowers activation energy, and all of the above. And the correct option is fourth one, all of the above. Enzymes are biological catalysts that speed up biochemical reaction. By they significantly lower the activation reaction. For a reaction to proceed, they catalyze reactions within living organism. ये है जो आपका ऑप्शन, ये भी सही है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही कैटलाइज करते हैं. दे आर हाईली स्पेसिफिक एंड टिपिकली डू नॉट प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट साइड प्रोडक्ट्स, इंश्योरिंग एफिशिएंसी एंड मिनिमाइजिंग वेस्ट. ये जो वर्चुअल एब्सेंस ऑफ एनी साइड प्रोडक्ट. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव. The mitochondrial ATP synthase is non-identical oligomeric enzyme, single chain enzyme, identical homomeric enzyme, none of the above. And the correct option is non-identical oligomeric enzymes. Mitochondrial ATP synthase is a complex enzyme responsible for the synthesizing ATP in mitochondria. It is known to be a multimeric enzyme composed of multiple non-identical subunits. ये क्या हमारा multimeric enzyme है. Multimeric enzyme composed of non-identical subunits. Highly alkaline enzymes. Options are fumarase, cellobiose, invertase, and none of the above. And the options are none of the above. Let's discuss the invertase, also known as saccharase. Has an optimal pH range of 4.5 to 5.5, which is acidic. ठीक है. अब हम बात करते हैं फ्यूमरेज का. इस हैज़ एन ऑप्टिमल pH ऑफ अराउंड 7.4 एंड सेलोबायोस टिपिकली फंक्शंस ऑप्टिकली इन स्लाइटली एसिडिक टू न्यूट्रल कंडीशन. ये स्लाइटली एसिडिक या न्यूट्रल कंडीशन में जो है वो ऑपरेट करता है. सो इसका ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज. pH ऑफ ऑप्टिमा ऑफ पेप्सिन इज. पेप्सिन का pH कितना होता है 1.5 बिकॉज पेप्सिन इज अ डाइजेस्टिव एंजाइम फाउंड इन स्टमक एंड फंक्शंस प्राइमरली इन अ हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट. किसमें फंक्शंस करता है आपका हाईली एसिडिक environment. Correct option is 1.5.
Next, TCA, tricarboxylic acid cycle, is discovered by, it is also called as citric acid cycle. It is discovered by Hans Krebs. Next question, citrate is isomerized to isocitrate by the enzyme. The correct option is first, aconitase. In the citric acid cycle, citrate is isomerized to isocitrate in a two-step reaction catalyzed by enzyme aconitase. ये क्या है हमारा टू स्टेप रिएक्शन है. ठीक है. The 53 question. Dash catalyzes the conversion of isocitrate to oxalosuccinate and then to alpha-ketoglutarate. This two-step conversion is catalyzed by isocitrate dehydrogenase. ठीक है. आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज. और ये जो हमारा आइसोसाइट्रेट है, दिस इज द फर्स्ट ऑक्सीडाइज. ये होता है आइसोसाइट्रेट फर्स्ट ऑक्सीडाइज टू ऑक्जेलोसक्सिनेट. which is then decarboxylated to अल्फा कीटोग्लूटारेट. ठीक है. Conversion of alpha ketoglutarate to succinyl coenzyme A is accomplished by succinate is accomplished by the alpha ketoglutarate dehydrogenase complex. The conversion of alpha ketoglutarate to succinyl coenzyme is catalyzed by alpha ketoglutarate dehydrogenase. This is another key oxidative decarboxylation step in the citric acid cycle, producing carbon dioxide and NADH. And attaching coenzyme A to form succinyl coenzyme A. ये कौन सा स्टेप है? ये है हमारा ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस. ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन. ठीक है. जिसमें प्रोडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड NADH का. Conversion of succinate to fumarate by succinate dehydrogenase. First one, the conversion of succinate is catalyzed by succinate dehydrogenase. This enzyme is unique because it is embedded in inner mitochondrial membrane. Why? Because it is embedded in inner mitochondrial membrane and it is also a component of complex 2 of electron transport chain. Malate is oxidized to oxaloacetate by, the correct option is malate dehydrogenase. This reaction is the final step in citric acid cycle. और इस स्टेप में क्या होता है? रीजनरेटिंग द oxaloacetate for the next cycle. Complex 1 is also called NADH coenzyme A Q oxidoreductase. इसको हम और भी कहते हैं NADH coenzyme Q.
और इसको हम बोलते हैं NADH डिहाइड्रोजिनेज। NADH dehydrogenase. It is the first enzyme complex in the electron transport chain. ये फर्स्ट एंजाइम है आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम, इसमें क्या होता है, ये ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH टू यूबिक्यूनॉन, जिसको हम बोलते हैं को एंजाइम क्यू। ठीक है, समझ में आया आपको। देन कॉम्प्लेक्स 2 कंसिस्ट ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, द सेकेंड वन। इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ बोथ TCA cycle and electron transport chain. This enzyme linking the oxidation of succinate to fumarate with the reduction of यूबिक्यूनॉन। ठीक है, आपको समझ में आया ये। Then move to the complex 3. The complex 3, it is a cytochrome C oxidoreductase, the third one. It is the component of electron transport chain and it is responsible for transferring electrons from यूबिक्यूनॉल, नोट कर लीजिए, टू साइटोक्रोम C। अगर आपको ये सारा जितना भी मेटाबॉलिज्म का पाथवे है, जैसे TCA हो गया, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो अगर आपको इंडिविजुअली अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं बहुत प्रयास करूँगी कि आपके लिए मैं ये सारे मेटाबॉलिज्म के जो चैप्टर्स है वो मैं लेके आऊँ इलाबोरेशन में। देन कॉम्प्लेक्स 4, द कॉम्प्लेक्स 4 कंटेन्स साइटोक्रोम C oxidase. This is the final enzyme in the electron transport chain responsible for transferring electrons to oxygen forming water molecules. Enzyme can be regulated by allosteric control, covalent modification, protein processing, and all of the above. And the correct option is all of the above. What is allosteric control? Regulation by binding of an effector molecule at a site other than the enzyme active site. ठीक है? And the covalent modification, it is the regulation through addition or removal of chemical group such as phosphorylation. इसमें क्या होता है हमारा एडिशन एंड रिमूवल ऑफ केमिकल ग्रुप। एंड व्हाट इज प्रोटीन प्रोसेसिंग? रेगुलेशन थ्रू प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज, okay, so these enzyme can be regulated by these all three controls. So the correct option is all of the above. Allosteric enzymes may be K type, V type, none of the above, both K and V type, and the correct option is both K and V type. अब आप समझिए कि the allosteric enzymes can be classified into two main types based on their kinetic behavior.
ठीक है. What is K type? These allosteric enzymes primarily affect the apparent Michaelis-Menten constant of the enzyme, meaning they alter the enzyme's affinity for its substrate. ठीक है. K टाइप में क्या है कि ये प्राइमरली अफेक्ट करते हैं किसको? Km, Michaelis-Menten constant of the enzymes, and alter the enzymes affinity for its substrate. ठीक है. और V टाइप, these enzymes primarily affect the apparent Vmax, the maximum reaction rate of the enzyme, that is, they alter the enzyme's catalytic efficiency. तो आपको समझ में आया. के टाइप में क्या होगा? माइकेलिस मेंटेन कांस्टेंट जो है वो प्राइमरली अफेक्ट होता है, और वी टाइप में वी मैक्स, द मैक्सिमम रिएक्शन कांस्टेंट. Alloreristic enzymes may have T state, R state, both T and R, none of the above, and the correct option is both T and R state. The alloreristic enzymes can exist in both T for tense state and R, that is relaxed state. ठीक है. The T state has a lower affinity for substrate. Lower affinity for substrate, and the R state have a higher affinity for substrate. The equilibrium between these two states is influenced by allosteric effectors. ठीक है. तो एलोस्टेरिक एंजाइम्स दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, टी फॉर्म और आर फॉर्म. टी फॉर्म में क्या है? इनके सबस्ट्रेट के प्रति एफिनिटी लोअर है और रिलैक्स्ड में हाई एफिनिटी. इन के टाइप एंजाइम्स Km चेंज, Vmax चेंज, बोथ Km Vmax चेंज एंड नम ऑफ द अबव. और अभी मैंने आपको ऊपर बताया था क्या चेंज होगा इसमें? माइकेलिस मेंटेन कांस्टेंट इफेक्ट होता है. के टाइप enzymes are a type of allosteric enzymes where the allosteric effectors primarily affect the enzyme's affinity for its substrate, which is reflected in a change in the Michaelis-Menten constant. इसमें क्या होता है? हमारा के टाइप में माइकेलिस मेंटेन Km जो है वो हमारा चेंज होता है, और जो Vmax होता है ये अनचेंज्ड रहता है, remains unchanged. ठीक है. Next, in V type of enzyme, Km, Vmax, both Km and Vmax change, and the correct option is both Km and Vmax change, because in uncompetitive inhibition, which is a type of V type, which is a type of V type enzymes. In uncompetitive inhibition, it is a type of क्या? V type enzyme. जिसमें कि in this enzyme both Km and Vmax change. आप जानते हैं uncompetitive inhibition में क्या होता है? both Km and Vmax change होता है. In uncompetitive inhibitors binds only to the enzyme substrate complex, not to the free enzyme. Uncompetitive inhibition क्या होता है? ये enzyme substrate complex से bind करता है और free enzyme से bind नहीं करता है. ठीक है. तो this binding prevent the enzyme substrate complex from breaking down into products and free enzymes, effectively reducing the concentration of functional enzyme substrate complex. As a result, both the apparent
मैक्सिमम रिएक्शन रेट एंड द एपरेंट डिक्रीजेज। ठीक है, तो अनकम्पिटिटिव में हमारा माइकेलिस मेंटेन कांस्टेंट एंड मैक्सिमम रेट कांस्टेंट दोनों क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा होता है ये जो एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म होता है, ये जो होता है वो ब्रेक डाउन ही नहीं हो पाता प्रोडक्ट और फ्री एंजाइम्स में। तो ये क्या करता है, इफेक्टिवली रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ फंक्शनल इलेक्ट्रॉन एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो ठीक है, इसमें समझ में आ गया। इसमें क्या होता है, बोथ वी मैक्स एंड के एम चेंज होता है, लेकिन चेंज में क्या होता है, ये डिक्रीज्ड होता है। Covalent modification of enzyme include phosphorylation, adenylation, ADP ribosylation, all of the above, and the correct option is all of the above. Covalent modification is a common mechanism for regulating enzymes activity, include the addition or removal of various chemical group. The phosphorylation, this means the addition of a phosphate group. Adenylation means addition of adenyl group. And what is ADP ribosylation? That is the addition of ADP ribose group. ठीक है। Protein processing include zymose activation, covalent modification, genetic control, none of the above. And the option is none of the above. Why? Because protein processing, also known as post-translational modification, post-translational modification involves a variety of change that occurs a protein after it has been synthesized on the ribosome, while zymose activation, covalent modification, and genetic control is a gene expression and regulation. It is a type of gene expression and regulation. Homotropic factor is substrate, product, other than substrate or product, may be substrate or product, and the correct option is substrate. आप समझते हैं कि what is homotropic factor? A homotropic factor is a molecules that act as both substrate and a regulatory molecule. Act as a both substrate and regulatory molecule for an enzyme, typically binding to an allosteric site and influencing the enzyme's activity. ये कहाँ bind करता है? Bind to an allosteric sites and influencing the enzyme's activity. Heterotrophic factor is a substrate, product, other than substrate or product, maybe. The correct option is other than substrate or product. A heterotrophic factor is a molecule that binds to an enzyme at a site other than active site. And alters the enzyme's activity.
अनलाइक अ होमोट्रॉफिक इफेक्टर मॉलिक्यूल जो ऊपर डिस्कस किया, ये टिपिकली किससे बाइंड करता है, विच इज टिपिकली द सबस्ट्रेट इटसेल्फ, एंड हेटरोट्रॉपिक इफेक्टर इज अ केमिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द सबस्ट्रेट एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन. Again, that is the symmetry model. Is MWC model, concreted model, both A and B, and none of the above, and the correct option is both A and B. The symmetry model is the context of allosteric enzymes, refers to models that describe how allosteric enzymes transition between different conformation state while maintaining symmetry. The two primary models are MWC model and concrete model. The MWC model, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है आपका मोनोड वाइमैन चेंजवेक्स model. This model proposed that allosteric enzymes exist in two conformational states, the tense state and relaxed state, ठीक है, that are in equilibrium, and the binding of ligands shift this equilibrium. The key assumption is that the all subunit of an enzyme are in the same conformational state, या तो वो tense state में होगा या relaxed state में. And the second model is the concrete model. This is another name for the MWC model. ये भी जो है वो एक अनदर नेम है MWC मॉडल का ही, emphasizing the simultaneous transition of all subunits between the two conformational state, tense and relaxed state. ठीक है, मतलब सिमेट्री मॉडल क्या है, ये हमें डिस्क्राइब करता है कि कैसे एलोस्टेरिक एंजाइम्स का ट्रांजिशन होता है बिटवीन टू कन्फर्मेशन स्टेट, टेंस स्टेट और रिलैक्स स्टेट में कैसे इनका कन्फर्मेशन चेंज होता है. ठीक है, इसी को डिस्क्राइब करने के लिए ये दो प्राइमरी मॉडल्स आए हैं. ग्लाइकोलिसिस इज अ पार्ट ऑफ only anaerobic respiration, Krebs cycle, aerobic, both aerobic and anaerobic respiration, and the correct option is both aerobic and anaerobic respiration. Glycolysis क्या है? It is a metabolic pathway जो मैंने आपको ऊपर बताया that break down glucose into pyruvate. This process occurs in the cytoplasm of cell. And does not require oxygen, making it a crucial first step for both aerobic respiration. ठीक है, which continues with the Krebs cycle and oxidative phosphorylation. And in anaerobic respiration, which proceeds with the fermentation in the absence of oxygen. ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस बोथ पार्ट है. एरोबिक रेस्पिरेशन का भी अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एंड द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है, और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट इज द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल्स में मेटाबॉलिक पाथवे होता है दैट डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन साइटोप्लाज्म में, एंड वहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज से पायरुवेट का कन्वर्जन होता है. In fermentation, yeast secretes one of the following enzyme: invertase, zymase, dehydrogenase, or enolase, and the correct option is zymase. During fermentation, yeast secrete the enzyme zymase. Zymase is a complex enzyme that catalyzes the conversion of glucose into ethanol and carbon dioxide. This is the key process of alcoholic fermentation. During anaerobic respiration, decarboxylation reaction occurs in cytoplasm, mitochondrial matrix, Christie F1 particles. Correct option is cytoplasm.
The end product of glycolysis is none other than pyruvic acid. Glycolysis is the metabolic pathway that breaks down glucose into two molecules of pyruvate in the cytoplasm. ठीक है. 75. And energy currency of the cell is the ATP, adenosine triphosphate. This is the ATP stores and release energy through breaking and forming at phosphate bonds, powering various cellular processes, as you know. The next question, the fermentation produces alcohol lactic acid. It is also a metabolic process that occurs in the absence of oxygen. And the common product includes ethanol or alcohol in case of alcoholic fermentation, and lactic acid in case of lactic acid fermentation. The end product of fermentation are alcoholic fermentation by yeast is an anaerobic process where glucose is converted into C6H12O6 is converted into 2 molecules of ethanol and 2 molecules of carbon dioxide. So the correct option is carbon dioxide and ethanol. Who discovered the process of fermentation? It is the Louis Pasteur, a French chemist and microbiologist. Anaerobic respiration was first of all reported by. The answer is Kostychev. Only partial breakdown of glucose molecule take place in anaerobic respiration. Glucose is incompletely oxidized without the presence of oxygen. ठीक है, yielding less energy compared to aerobic respiration. इसमें क्या होता है? Conversion of less energy. Production of less energy as compared to the aerobic respiration. The C1 cycle is not exhibited by Archaebacteria, diatoms, methanogens, and the correct option is diatoms. The C1 cycle refers to metabolic pathway involved in the metabolism of one carbon compound. That's why it is called C1 cycle. Archaebacteria and methanogens are known to utilize the C1 compound like methane, methanol, and formate as energy source. ठीक है, आर्कीबैक्टीरिया मेथनोजन सब जो है वो C1 कंपाउंड्स यूज़ करते हैं. एंड डाईएटम्स आर अ टाइप ऑफ यूकैरियोटिक एल्गी. एंड प्राइमरली अ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है ये. They fix carbon dioxide through Calvin cycle. ठीक है, इसलिए C1 साइकिल एग्जिबिट करता है आर्की बैक्टीरिया एंड मेथनोजेंस के द्वारा, बल्कि डाईएटम्स क्या है, यूकैरियोटिक एंड फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है कैल्विन साइकिल के थ्रू. SAM is a derivative of. What is SAM stands for? That is the S adenosyl methionine. ठीक है,
इट इज़ अ मिथाइल डोनर इन मिथाइलेशन रिएक्शन। इट इज़ क्या है, ये मिथाइल डोनर है। सेम इज सिंथेसाइज फ्रॉम द अमीनो एसिड मिथियोनिन एंड एटीपी। ये सिंथेसाइज होता है मिथियोनिन एंड एटीपी के द्वारा। तो द करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ वन, मिथियोनिन। The amino acid produced as the ultimate product of C1 cycle is, the correct option is second, serine. In the C1 cycle is a set of biochemical reaction that involves the transfer of 1 carbon units, and serine is an amino acid that plays a central role in the cycle. That is, it acts as a both donor and acceptor of 1 carbon unit। जैसे कि सेरीन कैन बी कन्वर्टेड टू ग्लाइसिन रिलीजिंग अ 1 carbon unit which can then be used in other metabolic pathway। ठीक है। The number of organelles involved in C2 cycles are 2, 3, 4, 5 and the option is 3. The C2 cycle is also known as photorespiration. It is also a metabolic pathway in plants. It involves the interaction of enzymes and substrate across the different organelles। ठीक है। The first stable product of C4 cycle is glycolate, glycosylate, oxalic acid and glycerate, and the correct option is oxaloacetate। Oxaloacetate is a 4 carbon compound that's why the cycle is called C4 cycle। The following component increases during photorespiration। The correct option is carbon dioxide। Photorespiration is a process where Rubisco enzyme binds with oxygen instead of carbon dioxide, leading to the production of carbon dioxide by consuming ATP and NADPH। ठीक है। The CAM plants accumulate। The CAM plants accumulate। The correct option is malate। The CAM plants primarily found in arid environments, as we discussed earlier before, open their stomata at night to minimize water loss. During this time, they take a carbon dioxide which is then fixed into organic acid like malate, and this malate is stored in the vacuoles. This malate is then decarboxylated during daytime to release carbon dioxide for photosynthesis when stomata are closed। Next, PEPC is not present in. What is PEPC? That is the phosphoenol pyruvate, and the correct option is PADI। It is a key enzyme in carbon fixation in C4 and CAM plants। ये किसमें होता है? C4 and CAM plants में कार्बन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं।
It fixes carbon dioxide into 4-carbon compound, which is then transported to bundle sheet cells or stored as malate. PEFC is a crucial component of the CAM pathway. ठीक है, ये maize, sugar cane and cacti, these three are the C4 plants. And the paddy में rice is a C3 plant. It uses rubisco for carbon fixation and does not utilize PEPC. ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि मेज, शुगर कैन, कैक्टाई ये सब C4 प्लांट्स हैं. इसमें फॉस्फोइनोल पायरुवेट यूटिलाइज होता है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के लिए, कार्बन फिक्सेशन. बट पैडी राइस एक C3 प्लांट है, ये रूबिस्को एंजाइम को यूटिलाइज करता है फॉर कार्बन फिक्सेशन. द HSK pathway is the another name of that is the C4 cycle. HSK also known as Hertzsprung pathway or C4 pathway. ठीक है, this pathway it is a photosynthetic adaptation found in plants that allows them to fix carbon dioxide in hot and dry environment by minimizing photorespiration. In 1966, Hatch and Slack discovered this pathway. Hatch and Slack discovered C4 cycle. It is also referred as, अगर आपसे पूछा जाए तो बीटा कार्बोक्सिलेशन पाथवे. ठीक है, एंड द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इसका जो है वो क्या है हमारा ऑक्जेलो एसीटेट, दैट इज 4-कार्बन कंपाउंड. ये कुछ की पॉइंट्स हैं, आप नोट कर लें. The Cranch anatomy is found in CAM plant, C4 plants. This anatomy is a characteristics by the presence of a ring of bundle. देखिए क्रैंच एनाटोमी कैसा होता है, यहाँ पे एक रिंग ऑफ बंडल होता है. ठीक है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है अपर एपिडर्मिस. ये हमारा होता है स्टोमेटा. ये हमारा लोअर एपिडर्मिस. ये है अंदर मीजोफिल सेल्स. ये है बंडल शीट सेल्स. और इसके अंदर छोटे हैं वो हमारे वैस्कुलर टिश्यू. ठीक है, इट इज़ अ रिंग ऑफ बंडल शीट सेल्स सराउंडिंग द वैस्कुलर बंडल्स with mesophyll cells arranged radially around them. This arrangement facilitates the spatial separation of initial carbon fixation in mesophyll cells and the Calvin cycles in the bundle sheet cells. जैसे आप देख रहे हैं कि स्पेशियल सेपरेशन है, क्यों है, ताकि हम फोटो रेस्पिरेशन को मिनिमाइज कर सकें एंड इंक्रीज द फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी इन C4 प्लांट सेल्स. आपको क्रैंच एनाटॉमी समझ में आया? Then the process of transpiration can occur through stomata, lenticels, cuticle, all of them, and the correct option is all of them. Transpiration is the process by which plant releases water vapor into the atmosphere. ठीक है, stomata, these are the small pores mainly found in the surface of leaves and regulated by guard cells. And these are the primary site of transpiration. Then lenticels, these are porous tissue found on bark of woody stems. Woody stem and roots, allowing the gas exchange and some transpiration. And the cuticle, this is the waxy layer
covering epidermis of leaves. Epidermis of leaves and stems, which helps to reduce water loss, but some water vapor can still escape through it, particularly in non-woody plants. ठीक है, तो ये तीनों ही हैं हमारे साइट ट्रांसपिरेशन के. The dark phase occurs in the correct option is stroma. The dark phase photosynthesis, also known as the Calvin cycle or light independent reactions, occurs in the stroma of the chloroplast. The stroma is the fluid-filled space within the inner membrane of the chloroplast where the enzyme necessary for Calvin cycles are located. During this phase, carbon dioxide is converted into glucose using the ATP and NADPH produced during light-dependent reactions. ठीक है. The universal photosynthetic pigment is chlorophyll A. Chlorophyll A क्या है? Universal photosynthetic pigment है because it is present in all oxygenic photosynthetic organism including plant, algae and cyanobacteria. ठीक है, and play a primary role in the light dependent reaction of photosynthesis. Next, the pigment that is responsible for starch biosynthesis. The correct option is chlorophyll A. ठीक है. The process by which plant converts light energy into chemical energy in the form of glucose. Glucose is then synthesized into starch. ठीक है. तो क्लोरोफिल ए क्रूशियल रोल प्ले करता है फॉर द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. ठीक है. वाइल जो अदर क्लोरोप्लेल है बी सी डी, ये क्या है हमारे? ये एसेसरी पिगमेंट्स है. दीज आर द एक्सेसरी पिगमेंट्स. इनका काम क्या है? दीज आर दे प्राइमरली ब्रॉडन द रेंज ऑफ लाइट एब्जॉर्ब एंड ट्रांसफर देम टू. ये क्या करते हैं? ये सारे लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको क्लोरोफिल ए के पास ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं मेन रिएक्शन सेंटर में फॉर द प्रोसेस ऑफ स्टार्च बायोसिंथेसिस. The oxygenic photosynthesis is not observed in. The correct option is bacteria. The oxygenic photosynthesis is a process that produces oxygen as a byproduct. Byproducts typically using water as a electron donor. इसमें क्या होता है? water हमारा इलेक्ट्रॉन डोनर होता है. ठीक है. This process is carried out by organisms like cyanobacteria, green plants and algae, but not by bacteria. तो बैक्टीरिया क्या यूज़ करता है? बैक्टीरिया यूज़ करता है एनोऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस. अगर आपसे पूछा गया कभी ये क्या है? It does not produce oxygen and use electron donors other than water such as hydrogen sulfide. ठीक है. इसमें इलेक्ट्रॉन डोनर्स क्या वाटर नहीं हो गया, क्या क्या होता है हमारा? जैसे हाइड्रोजन हो गया, सल्फाइड हो गया. दिस टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑब्जर्व्ड इन बैक्टीरिया जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन पर्पल बैक्टीरिया. ठीक है. हेलियो बैक्टीरिया. तो क्या हो गया? बैक्टीरिया में क्या होता है? एनोऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है जिसमें कि प्रोड्यूस ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होता है और हम इलेक्ट्रॉन डोनर यूज़ करते हैं वो अदर देन वाटर मॉलिक्यूल्स जैसे हाइड्रोजन एंड सल्फाइड. ठीक है. द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन फोटोसिंथेसिस इज PGA. द सेकेंड वन द 3-phosphoglycerate. In the Calvin cycle, which is the light dependent reaction, the first stable product is 3-phosphoglycerate. The number of pyrrole rings in the chlorophyll head is 4. Chlorophyll head has a porphyrin ring structure.
ठीक है। इट इज़ कंपोज ऑफ 4 पायरोल रिंग्स लिंक्ड टुगेदर बाय अ मीथेन ब्रिज। और ये जो 4 पायरोल ग्रुप्स होता है, दिस आर अरेंज्ड अराउंड अ सेंट्रल मैग्नीशियम आयन। एक मैग्नीशियम आयन को, सेंट्रल मैग्नीशियम आयन के चारों तरफ ये जो है वो पायरोल रिंग्स होते हैं, ठीक है। फॉर्मिंग द कोर सल्फर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइट ऑब्जॉर्प्शन। और ये क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर हम इसका देखें कि क्लोरोफिल में क्या होता है, तो अ हेड ऑफ 4 पायरोल रिंग होता है एंड अ अल्कोहलिक फाइटोल टेल होता है, ठीक है। तो 4 पायरोल रिंग होता है, और अगर टेल पूछा जाए तो एक टेल होता है अल्कोहलिक फाइटोल टेल। द विटामिन दैट इज रिक्वायर्ड एक्टिवली ड्यूरिंग डार्क फेज इज B2. इट इज ऑल्सो नोन एज राइबोफ्लेविन. इट इज अ precursor of FAD, flavin adenine dinucleotide and flavin mononucleotide, ठीक है, which are a crucial coenzyme in the dark phase of photosynthesis. The following is an isomer of phosphoglyceric acid, that is डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। आप जानते हैं कि ये दोनों क्या हैं, आइसोमर्स हैं, ठीक है। एंड दीज ऑल आर द इन इंटरमीडिएट इन ग्लाइकोलिसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस, एंड देयर कन्वर्जन इज डन बाय एंजाइम ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज, जैसा आपने ऊपर पढ़ा था। The number of ATP required to fix 6 carbon dioxide molecule is 18. The Calvin cycle is the primary pathway for carbon dioxide fixation, ठीक है। For every molecule of carbon dioxide, एक molecule of carbon dioxide के लिए 3 ATP and 2 NADPH molecule consume होता है। तो फिर जब अगर 3 ATP के लिए एक आपको कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल कंज्यूम हो रहा है, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स के लिए कितना ATP होगा, तो 6 × 3 दैट इज़ द 18 ATP। आप इसको याद रखिएगा, तो इससे और भी आपका डाटा निकल जाएगा। ठीक है, तो गाइस मैंने आपके लिए बहुत एफ़र्ट लगा के ये क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर किया, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिल सके। सो इसी तरह से पॉजिटिव कमेंट करते रहें, ताकि मुझे और भी बल मिले कि मैं और भी आपके लिए नए नए जो है वो क्वेश्चन पेपर लाऊं। अगर आपको और भी किसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जानना है मेटाबॉलिज्म और प्लांट फिजियोलॉजी में, तो आप कमेंट करें। आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू, and always like and subscribe my channel. Let's tune to my channel. Okay guys, and best of luck for all your examination, and I always hope that you always like and subscribe my channel.